चलिए तो हम लोग बात करते हैं ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमें करना क्या है, फूड प्रोडक्शन को, फूड है और फूड की प्रोडक्शन होती है, हो भी रही है, नॉर्मली फूड की प्रोडक्शन हो रही है। हमारे जो किसान भाई है वो फूड की पैदावार कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर धरने पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन काम उनके भी खेतों में चल रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो जो फूड की प्रोडक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, ओके हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस तरीके से इन फूड की प्रोडक्शन को इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, समझे, और उसके कौन कौन से तरीके, यानी फूड प्रोडक्शन की स्ट्रेटजीज को इनहेंस करना है। सर फूड तो प्रोडक्शन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये खेत है, मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है जी, और इस गांव के अंदर 100 लोग हैं, 100 पीपल, देयर आर 100 पीपल, और यहाँ पर जो अनाज पैदा हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो लगभग लगभग, मान के चलिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल करते हैं, बिल्कुल इजी करते हैं, कि 100 बोरी अनाज पैदा हो रहा है। मैं मानता हूं कि एक बंदा 1 बोरी खा रहा है यहाँ पर 1 महीने में, जस्ट एग्जाम्पल, है ना, चलिए, या 1 साल में खा रहा है, ठीक है, एक बंदे ने 1 बोरी खत्म कर दी 1 साल में, तो यानी कि 100 बंदे 100 बोरी 1 साल में खत्म कर रहे हैं। चलिए, अब ये तो कंफर्म है कि इन 100 लोगों से आने वाले समय में 150 पीपल भी हो जाएंगे और 200 भी हो जाएंगे, है ना। सर कुछ मरेंगे भी तो, भाई मरेंगे तो कुछ बनेंगे भी तो सही, किसी की शादी भी होगी, बाहर से उसकी वाइफ भी आएगी, ठीक है, किसी किसी का साला भी साथ में आ जाता है, किसी के घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, नए बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, थोड़े टाइम बाद पॉपुलेशन बढ़नी है, लेकिन ये खेत का साइज तो उतना ही रहेगा, ये तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर 100 बोरी अनाज पैदा हो रहा है, जोर लगा दें, किसी दिन अच्छी बारिश हुई, सब कुछ सिस्टम हुआ, 100 की 110 बोरी यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन 200 बोरी अनाज तो पैदा नहीं हो सकता ना। अब सवाल ये है कि किसी तरीके से हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएं कि या तो अनाज 100 से 200 बोरी हो जाए, ठीक, या फिर कुछ ऐसा हो कि अनाज तो 100 बोरी ही है, लेकिन इन 100 बोरी की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, ठीक है जी, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बढ़ जाए अगर किसी तरीके से। कैसे सर, वो कैसे बढ़ सकती है? मान लीजिए एक बंदा एक बार में 1 कटोरी चावल खा रहा है, समझना, ठीक है जी, उसका पेट नहीं भरेगा 1 कटोरी चावल में। मैं कह रहा हूँ वो 3 कटोरी चावल खा रहा है तो उसका पेट भर गया, उसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट, यानी कम से कम इतनी कैलोरी उसको चाहिए चाहिए डेली के हिसाब से। एक रोटी के अंदर, चपाती के अंदर लगभग लगभग 20 से 25, मोटी रोटी हो 30 कैलोरी होती है, ठीक है। आपकी एज के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का एक वेट होना चाहिए, ठीक, और उसके हिसाब से आपको डेली के बेसिस पे इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एवरेज मैं देखता हूँ कि मान लीजिए आप 12th क्लास में है, ठीक है, आपकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, लगभग इतनी हाइट है, कुछ बच्चे लंबे भी है, और आपकी बॉडी का जो वेट है ना, 5 फुट 6 इंच के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, या 5 फुट 7 इंच के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी का वेट 60 केजी है, 70 केजी है, मान लेते हैं 70 केजी है, तो जो बीएमआई होता है, क्या जी, या बीएमआर रेट होता है, उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि आपका वेट लगभग लगभग 10 से 12 किलो ज्यादा है इसका। आपको डेली कम से कम मेरे हिसाब से 1600 से 1700 कैलोरी का फूड लेना चाहिए। अब आप डेली क्या खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने एक रोटी खाई जो 20 से 30 कैलोरी वाली, लेकिन आप पराठा खाते हैं तो 150 कैलोरी है, सीधी 130 कैलोरी है, डिपेंड करता है, समझे। अगर 50 कैलोरी है, 50 कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको कम से कम पौन घंटा साइकिलिंग करेंगे तो वो बर्न होता है। तो सोचिए आप कितना फूड खा रहे हैं, किस हिसाब से खा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक बंदे ने 3 कटोरी चावल खा लिया और तब जाकर के उसको 100 कैलोरी मिली, उसका पेट भरा और उसकी बॉडी की न्यूट्रिशन क्वालिटी के हिसाब से 100 कैलोरी मिल जाता है। अब हम ये चावल का, अनाज का जो है उसकी प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं ऐसा सिस्टम कर सकता हूँ कि बंदे ने 1 कटोरी चावल खाया और उस 1 कटोरी चावल के अंदर ही क्या है,
100 कैलोरी एनर्जी है भाई साहब। यानी हमने क्या किया, एक कटोरी चावल के अंदर यानी कि इस राइस की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ गई। बंदे ने एक कटोरी चावल खाया, देखो वो पतला भले होए लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी की जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है, जितना कैलोरी उसकी चाहिए वो उसको मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। अनाज की प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ सकती, थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी, लेकिन जितना फूड अवेलेबल है अगर मैं उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ा दूं, जितना बंदे को चाहिए उतना मिल रहा है, तो हमारी ये जो डिमांड है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल हो सकती है बहुत इजीली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही है? चलिए, so with ever increasing population of the world, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और भारत पूरे विश्व में नंबर 2 पर, ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल। तो इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन की इनहेंसमेंट है वो बहुत सख्त जरूरत है, इज अ मेजर नेसेसिटी, एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कुछ अप्लाई किए गए हैं, कुछ तरीके, कुछ मेथड किस तरह के फूड के ऊपर, फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। हमने 2 तरीके अपनाए हैं। देखो हमारे पास फूड रिसोर्स जो है, तो एनिमल से भी मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से होता है, और प्लांट से तो मिलता ही है हमारे को। तो हमने कुछ तरीके अपनाए बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के रिसर्च में, एनिमल हस्बेंड्री के तरीके और प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। तो ये वो मेथड है, ये वो तरीके हैं जिससे काफी हद तक फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट हुई है। तो दे हैव अ मेजर रोल इन आवर एफर्ट्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन बढ़ी है। एंड देयर आर सेवरल न्यू टेक्निक्स, बहुत सारी नई टेक्निक भी आई है, लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। टिश्यू कल्चर, वाओ, टिश्यू कल्चर को ही हम बोलते हैं टोटी पोटेंसी, ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, एंड दे आर गोइंग टू प्ले अ पाइवोटल रोल, यानी कि मेन रोल इन फर्दर एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका भी बहुत ही मेन। आप लोग क्या करते हैं, देखो कई तरीके हैं, मैं चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर तो हम पढ़ ही लेंगे जो किताबों में लिखा है, जो फैक्चुअल डाटा की बातें हैं, कुछ तो पढ़ाई, मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाने का, नंबर आपको आपकी मेहनत दिलवाई है, समझे। तो एक तो तरीके ये हो गए, प्लांट ब्रीडिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, एम्ब्रोटान, टिश्यू कल्चर। अब इनसे क्या हो रहा है, मान लीजिए ये खेत है और एक साल के अंदर यहाँ पर एक फसल उगी, ये फसल हो गई मेरे पास, 6 मंथ में कटाई फटाई सब हो गया, फिर बाकी के 6 महीने में हमने क्या देखा, अब दूसरी फसल उग गई। यानी कि एक साल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल 2 फसल हमारे पास आई, ठीक है। यानी कि एक फसल को बनने में, ग्रो करने में, सब कुछ काम होने में 6 महीने लग जाते हैं। आपको पता होगा रबी और खरीफ की जो फसलें होती है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन। अगर कुछ ऐसा तरीका हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, ये जो फसल है इनकी ग्रोथ जो 6 महीने ले रही है, अगर वो 3 महीने में हो जाए तो, या 4 महीने में हो जाए तो, अगर वही फसल 4 महीने में हो जाती है, 4 मंथ लेती है पूरा कंप्लीट होने में, तो साल के अंदर हमारे पास टोटल कितनी फसल आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 3 फसल आ जाएगी। और उसी फसल को अगर प्रिपेयर होने में मान लीजिए कि 3 मंथ्स लगते हैं, तो हमारे पास कितनी फसल हो जाएगी, 4 फसल हो जाएगी। वाओ, तो ऑलरेडी हमारे पास 4 गुना प्रोडक्शन है। अब ये काम करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, इन टर्म्स ऑफ मनी भी, और इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी भी बढ़ जाए तो मजा ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के रिस्पेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बहुत तरीके होने चाहिए खाने के अंदर, वैरायटी होनी चाहिए, है ना। कभी कढ़ी, कभी दाल, कभी चटनी, कभी अचार, तो बढ़िया रहता है, सारा सिस्टम मेंटेन रहता है, रोज रेशो बनी रहती है। अगर आप एक ही तरीके की चीज रोज खाओगे तो क्या होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट महंगी हो जाएगी, है ना।
वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ इंडिया में आलू की बहुत पैदावार है, आलू से काम चल रहा है, ये रोज घिया तोरी टिंडे खाते रहोगे भाई, ठीक है। तो देयर शुड बी अ वैरायटी। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हो, एनिमल हस्बेंड्री में होता क्या है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग देखते हैं देयर आर सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं एंड रेजिंग लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल फार्मिंग होती है। हमें किसी तरीके से एनिमल्स के झुंड को बढ़ाना होता है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारा फूड मिलता है इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। आज पनीर की खा लेंगे, आज दाल नहीं खाएंगे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, वो यहाँ से मिलता है हमारे। बात समझ में आ रही है। चलिए, उसके अलावा जैसे जो मीट है, फ्लैश है, चिकन है, मुर्गा है, ये सब चीजें भी लोग खाते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, वो भी तो एक तरीके से फूड रिसोर्स है। सोचो, अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ फेसबुक और इंस्टा पे सब डालते रहते हैं कि भैया इस तरह का फूड खाया जा रहा है इंसानों को, मतलब ये एनिमल्स को खा रहे हैं, मार रहे हैं। तो पता नहीं ये गलत है या सही है, लेकिन बायोलॉजी के रिस्पेक्ट्स में देखूं तो मैं इकोसिस्टम मेंटेन है, इकोसिस्टम हमारा मेंटेन, अगर ये सब चीजों को लोग खा रहे हैं तो। जस्ट एन एग्जांपल, दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग लगभग 1.25 करोड़ है। मैं कहता हूँ 1 करोड़ है, बात खत्म, सिंपल है, एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत सिंपल रखते। 1 करोड़ लोगों में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय, किसी भी समुदाय के लोग डेली अंडे खाते हैं, ये बात आपको पता है। अब एक आदमी, मैं कह रहा हूँ एक बार में अंडे खाने की, ऐसा तो नहीं बाहर से एक अंडा खा लिया उसने, उन्होंने एवरेज 4 अंडों की एवरेज निकालते, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ 25 लाख लोग 4 अंडे खा रहे थे, इतना तो खाते ही होंगे भाई। 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख बोल रहा हूँ मैं तो, या 1.25 करोड़ में से मान लो 25 लाख लोग तो डेली अंडा खाते हो। अब एक आदमी ने अगर 4 अंडे खाए डेली बेसिस पे, तो इसका मतलब समझिए कि अगर वो 4 अंडे ना खाए, मैं तो मुर्गियों की बात ही नहीं कर रहा, अगर वो 4 अंडे ना खाए तो उन 4 अंडों में से मुर्गे या मुर्गियां निकलेंगे, वो और नए बच्चे पैदा करेंगे और नए अंडे देंगी। एक मुर्गी ऑन एवरेज वन टाइम में 6 अंडे देती है मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है 4-5 हो जाए। अब ये चीज हम लोगों ने देखी। अब यही सिलसिला अगर 1 महीने तक चला और अगर अंडों की खपत बंद हो जाए, तो सोचिए कितने चूजे और कितने मुर्गे मुर्गियां निकलेंगी और उनसे कितने अंडे हो जाएंगे। ये सिलसिला अगर 6 महीने तक चलता रहा तो पूरी दिल्ली के अंदर चारों तरफ मुर्गे मुर्गियां दिखाई देंगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, हमारा इकोसिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा दोस्तों। ये उन कीड़े मकोड़ों को भी खा जाएंगे जो सॉइल के लिए, हमारी फसलों के लिए बेनिफिशियल है। सो फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम को भैया मेंटेन रहने दीजिए। एक बात बताइए मैंने, फॉर जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग फूड का सोर्स है, मछली पालन है, फिश है, वो फूड का सोर्स है, और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम लोग यूज करते ही करते हैं भैया, हम लोग तो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर ही रहे हैं। तो देयर आर सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स हमारे को बढ़ाने चाहिए। तो इसके अंदर 2 तरीके अपनाएंगे, एक तो ब्रीडिंग। अब ये ब्रीडिंग से यहाँ पर क्या मतलब है भाई साहब, यानी कि हमारे पास अच्छी नस्ल की गाय भैंस बकरियां होनी चाहिए, और जो भी फूड रिसोर्स में यूज हो रहा है किसी भी तरीके से। और हमें क्या करना है, रेजिंग लाइव स्टॉक। अब ये चीजें क्यों की जाती है, मान लीजिए आपके पास एक भैंस है और वो डेली का सिर्फ 4 किलो दूध दे रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, एक अच्छी नस्ल का, एक अच्छी किस्म का अगर हम लोग देखते हैं, जीन्स का, या एक अच्छी क्या कहते हैं उसका, नस्ल का, ब्रीड का, एक अच्छी ब्रीड का भैंसा लेते हैं, एक अच्छी ब्रीड की भैंस है, उनके बीच में ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, तो जो भी नई जनरेशन आएगी वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा सुपीरियर है, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, वो बीमार कम पड़ेगी, वो दूध ज्यादा देगी हमारे को। तो ये काम हम क्यों ना करें, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए भैया। ये अगर सोचिए कि अगर इतनी ज्यादा हमारे पास गौशालाएं होंगी, गाय भैंस होंगी, हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे, तो किसी को भी थैली का दूध खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नकली दूध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बात समझ में आ रही है? आप देखो ना दूध का क्या रेट है, सब पेट्रोल की गा रहे हैं, दूध कितने रुपए किलो है ना? ये जो थैली वाला आता है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता इसका क्या रेट है, लेकिन ये भी होगा 60-62, अभी 2 रुपए बढ़ा है अमूल के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल गाय भैंस का दूध मिलता है, जो लोग जा करके खरीदते हैं, वो 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए रेट है। कैसे रेट? 80 रुपए में जी आपके सामने निकाल के देंगे, 75 रुपए में जी पानी मिला के देंगे, 70 रुपए में जी सफेद रंग का होगा दूध होगा, क्या मिला हुआ है गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऐसा सिस्टम होता है यहाँ। तो हमें यहाँ पर ये काम करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? डील्स विद केयर, प्रॉपर केयर करते हैं, साफ सफाई होती है, उनका शेल्टर मेंटेन करना रहता है, ठीक है। ब्रीडिंग और लाइवस्टॉक लाइक बफेलो है, काऊ है, पिग है, हॉर्स है, कैटल है, शीप है, कैमल है, गोट है, सब आते हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है, ये सब इनके अंदर आती है। तो हम इनको यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ सफाई भी होती है, प्रॉपर फूड का इंस्पेक्शन भी होता है, इंस्पेक्शन वाले आते हैं, प्रॉपर फूड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है प्रॉपर अमाउंट के अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जो इस फील्ड से मतलब रिलेशन है या गांव वगैरह से है, तो आपको पता होगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाय का सानी भूसा चारा होता है पूरा का पूरा घी का टीन उड़ेल देते हैं उनके खाने में, ऐसा भी होता है भाई साहब, मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेहतरीन चारा दिया जाता है, हरा चारा दिया जाता है, मतलब गाय भैंस के ऊपर डेली का 100 से 200 रुपए का खर्चा होता है सिंगल या गाय या भैंस के ऊपर, जी। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो। सो फिशरीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है? फिशरी के अंदर होता है रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। रियरिंग मतलब कि केयरिंग टिल फुली ग्रो, जब तक पूरी फिश फुली ग्रो नहीं करती है। कैचिंग होती है, सेलिंग होती है, ये चीजें आती है। मोलस्कस है, शेलफिश है, क्रस्टेशियंस है, प्रॉन है, क्रैब है। अगर आप लोगों में से कोई खाता हो तो प्रॉन वगैरह को काफी मतलब स्वादिष्ट माना जाता है, प्रॉन है, ठीक है। क्रैब यानी कि केकड़ा हो गया आपका, और बहुत सारी फिश है जैसे रोहू है, कतला है, ये मिल जाएगी आपको इजीली, तो खाई जाती है। तो एनिमल हस्बेंड्री में ये काम किया जाता है, किस तरीके से डिटेल व्यू में आगे बात करेंगे। फिर आते हैं मेरे पास डेयरी फार्म मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पर है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों? देखो डेयरी फार्म है, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, है ना, मिल्क के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें हम करते हैं यूज ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ काउ, इम्प्रूव ब्रीड नस्ल काउ की यूज, जैसे जर्सी काउ है, अच्छा दूध देती है, मोटी ताजी गाय होती है, इनको प्रॉपर वेल हाउस रखा जाता है, शुड हैव एडिक्वेट वाटर, समय समय पर पानी देना, मेंटेन डिसीज फ्री रहे, साफ सफाई रखनी चाहिए, इनका भी टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है इनका भी। फीडिंग शुड बी साइंटिफिक मैनर, जो खाना दिया जाता है साइंटिफिक मैनर से होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन क्वालिटी का होना चाहिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करके रखनी होती है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड मतलब कि जो चारा होता है, जो चारा हम लोग देते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहिए, भैया नहीं थोड़ा सा दे दिया है, समझे? ये बात याद रखना, क्योंकि उसे प्रोडक्ट देना है। स्ट्रिक्नेंट क्लीनिनेस और हाइजीन, रेगुलर क्लीनिनेस होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। एंड उसके अलावा रेगुलर विजिट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर से याद आता है, मेरे अभी 2 स्टूडेंट जो वेटरनरी डॉक्टर बन करके कंप्लीट हुए, जिसमें से एक की तो गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है, एक अपना क्लिनिक खोलने के मूड में। तो रेगुलर विजिट, एक वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट होनी चाहिए, वुड बी मैंडेटरी, जो वहां पर आएंगे, चेकअप करें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ये सारी चीजें होती है। सिंपल क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या वहां पर चीजें बरतनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है, यानी कि मुर्गी पालन। भाई वाह, चलिए, तो हम बोलते तो मुर्गी पालन केंद्र है, लेकिन वहां पर लोग खाते हैं मुर्गा, ऑर्डर करते हैं तो मुर्गा करते हैं, समझ में नहीं आता क्या सिस्टम। तो पोल्ट्री इज द डोमेस्टिकेटेड फाउल, जो डोमेस्टिकेटेड फाउल यानी जो बर्ड्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फूड के लिए और एग के लिए।
सिलेक्शन ऑफ, इसके लिए डिसीज फ्री और सुटेबल ब्रीड को सेलेक्ट किया जाता है। इंप्रूव्ड ब्रीड है पोल्ट्री की लैग हॉर्न, वो मुर्गा देखा हुआ जिसके सर पे वो कलंगी सी होती है, ताज सा होता है, आपने देखा छोटे छोटे सफेद सफेद लटके रहते हैं, एक बढ़िया ब्रीड का भी मुर्गा होता है, लैग हॉर्न बोलते हैं। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर, हाइजीन एंड हेल्थ केयर मेंटेन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जी, तो बात करते हैं बच्चों एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। देखो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो ब्रीड समझो। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। जैसे कुत्ते कई टाइप के होते हैं, जर्मन शेफर्ड है, लैब्रा है, पिटबुल है, पैमोलियन है ना। ये सब क्या होती है, ब्रीड होती है, ब्रीड नस्ल होती है। So a group of animals related by descent and similar in most cattle like general appearance है, feature है, size है, configuration are said to be breed। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गई ब्रीड। अब एनिमल ब्रीडिंग कैसे होती है, एक तो होती है इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग, और एक होती है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से मतलब क्या होता है, इन ब्रीडिंग से मतलब है कि क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड। जब एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो वो मेरा इन ब्रीडिंग कहलाता है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो मेटिंग होती है, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड और 5 to 6 जनरेशन, यानी लगभग 4 से 6 जनरेशन तक अगर वो उसी ब्रीड के अंदर काउंट हो रखते होते हैं, है ना। उससे पहले अगर हो सकता है वो किसी और ब्रीड में हो तो बात अलग है, लेकिन इतनी जनरेशन तक वो एक ही ब्रीड के मेंबर होने चाहिए, उनके बीच में मीटिंग होती है तो मेरा इनब्रीडिंग कहलाता है। मान लीजिए कैसे, अगर पैमोलियन कुत्ते की सही और पैमोलियन फीमेल कुत्ते की अगर उनके बीच में मीटिंग हो रही है तो वो मेरा इनब्रीडिंग कहलाता है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं उन एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जिनकी पैदावार को, जिनकी प्रोडक्शन को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो गाय भैंस हो, चाहे वो बकरियां हो, ठीक है, शीप। तो यानी कि क्रॉसेस बिटवीन द सेम ब्रीड, जब एक ही ब्रीड के मेंबर्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो इनब्रीडिंग कहलाया। सेम काम हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आउट ब्रीडिंग के बारे में, तो आउट ब्रीडिंग हमारे पास अब 3 तरीके की है। आउट क्रॉसिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कई बार जनरली आउट ब्रीडिंग को बोला जाता है क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। आउट ब्रीडिंग मतलब कि क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो मेरा आउट ब्रीडिंग कहलाता है। लेकिन ये मेरे पास यहाँ पर 3 तरीके से। देखो आउट ब्रीडिंग में होता क्या है समझिए, क्रॉस ब्रीड, क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स से मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ आउट ब्रीडिंग हो रही है तो आउट ब्रीडिंग मतलब कि ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स पर, जिसके अंदर अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड हो सकते हैं। सर सेम ब्रीड कैसे हो जाएंगे, देखो कई बार क्या होता है सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है लेकिन उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है, समझे, उनके जो एंसेस्टर थे वो कॉमन नहीं थे तो वो मेरा आउट ब्रीडिंग के अंदर काउंट होता है। कई बार क्या होता है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, जिसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन समझने की कोशिश करिए आउट ब्रीडिंग के अंदर। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि बार बार इन ब्रीडिंग के कारण एक समस्या आती है जिसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, यानी कि कंटिन्यू क्लोज इन ब्रीडिंग तक होती है, देन इट डिक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। और फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है बच्चों, घटा देता है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि जब एक ही जनरेशन मतलब एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में बार-बार पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए प्लांट्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस थी जिनको हमने बोला था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को डिवाइस नहीं थे, वो एडेप्टेशन थी प्लांट्स के अंदर ताकि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के बजाय क्रॉस पॉलिनेशन हो, और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अपने आप प्रोडक्ट वहां पर चेंज हो जाएगा।
सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आउटब्रीडिंग हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, which may be between individuals of the same breed। हो सकता है, आगे कैसे होगा, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, हो सकता है सेम ब्रीड के मेंबर हो, लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर, उनके जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो कॉमन नहीं होने चाहिए भाई, समझे। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के बीच में तो हो ही सकता है। डिफरेंट ब्रीड से क्या मतलब है, मान लो कि पैमोलियन और लेब्रा के बीच में अगर हो रही है मीटिंग, जस्ट एन एग्जांपल, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रीडिंग। ये हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग या डिफरेंट स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इन ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, 4 से 6 जनरेशन तक, जैसा कि मैंने बताया। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं वी चूज सुपीरियर मेल, हमारे पास सुपीरियर मेल चाहिए और सुपीरियर फीमेल चाहिए। अब नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल होगी तो मेटिंग बाय डिफॉल्ट हो ही रही है, नॉर्मल की तो मेटिंग बाय डिफॉल्ट हो ही रही है ना। हमें यहाँ पर चाहिए सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उनकी मीटिंग होती है ताकि नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा बेटर। अब हम सुपीरियर मेल कैसे चूज करते हैं, सुपीरियर फीमेल कैसे चूज करते हैं। देखो सुपीरियर फीमेल कैसे हो, एक तो हम कह सकते हैं जो ज्यादा दूध देती हो, मोर मिल्क पर लैक्टेशन। जब भी गाय भैंस ब्याती है तो उसमें ज्यादा दूध देनी चाहिए, द क्राइटेरिया ऑफ सुपीरियर फीमेल फॉर काउ एंड बफेलो दोनों के। और सुपीरियर मेल कौन होता है, सुपीरियर मेल होता है which give rise to superior progeny, जो सुपीरियर बच्चे पैदा करे, सुपीरियर बछड़े पैदा करे, सुपीरियर प्रोजेनी पैदा करे, वो सुपीरियर मेल है। जैसे युवराज, आपने सुना होगा युवराज भैंसा है 8 करोड़ का, चलिए उसकी डेली की डाइट भी हजारों में जाती है। अब वो किस लिए, उसके स्पर्म बेचा जाता है जी। अब उसका जो स्पर्म होता है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का बिकता है, इसलिए क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी का है हमारे पास। यानी जो नई जनरेशन आएगी, एक तो फर्स्ट टाइम में ही वेटिंग हो जाने के चांसेस होते हैं, मतलब वेटिंग से यहाँ पर मतलब उसके वेटिंग नहीं होती, उसके जो स्पर्म होते हैं वो डोनेट किए जाते हैं, डोनेट इन टर्म्स ऑफ मनी, फ्री में नहीं, ठीक है जी, बेचे जाते हैं बाहर भी, दूसरे स्टेट्स में भी, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के वेटरनरी क्लिनिक होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो नेक्स्ट स्पीशीज बेटर स्पीशीज होती है आपके पास बाय डिफॉल्ट। एंड इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। होमोजाइगोसिटी मतलब आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी सबके अंदर वही सेम कैरेक्टर चलेंगे। भाई अगर हमारे पास बेटर कैरेक्टर है मदर फादर में, तो हम तो चाहेंगे आगे आने वाले सब में बाय डिफॉल्ट बेटर ही रहे। तो इनब्रीडिंग इज नेसेसरी टू क्रिएट प्योर लाइन इन एनिमल्स। अगर हमें प्योर लाइन चाहिए एनिमल्स के अंदर, तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे भैया। इनब्रीडिंग एक्सपोज, अब एक फायदा और होता है कि एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन। इसके कारण क्या होता है, जो भी नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, मान लो उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल रिसेसिव जीन है वो शो हुआ, यानी जो कैरेक्टर मेरे को नहीं चाहिए, उस एनिमल को उठा के साइड में करो, उसको आगे लेंगे ही नहीं फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम में, तो एलिमिनेट हो जाते हैं सिलेक्शन के थ्रू, यानी कि बेस्ट से बेस्ट ही बचते हैं, समझे। आप मार्केट में आम खरीदने जाते हैं, भैया आम कैसे दिए जी, 70 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, तो आप क्या बोलते हो, भैया 70 वाले 60 में लगा लो, वो कहता है जी नहीं 60 वाले 50 में लग जाएंगे। और आप उन 70 वालों में से भी 60 वाले कहाँ से आए, जो वो दुकानदार होता है, सेलर होता है, 70 वालों में से गले सड़े उठा करके 60 वाले में डाल देते। वही क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट एक तरीके से सिलेक्शन हो गया, एलिमिनेट हो गए 70 वालों में से बेकार वाले, यही काम यहाँ पर करना है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स की एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है।
लेकिन एक दिक्कत है कि कंटिन्यूअस बार 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 लगातार बार बार अगर हर बार इनब्रीडिंग होती है तो इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी, इवन प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बट हम लोग क्या देखते हैं, इट आल्सो कॉजेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन। भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तुम्हें कढ़ाई पनीर कितना ही पसंद हो, कितना भी पसंद हो, लेकिन पूरे दिन सुबह शाम रात को तीनों टाइम कढ़ाई पनीर खा लोगे, अगले दिन फिर कढ़ाई पनीर खा लोगे, फिर उससे अगले दिन फिर कढ़ाई पनीर खा लोगे? जी नहीं भैया, तुम कढ़ाई खा लोगे लेकिन पनीर की तरफ नहीं देखो, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, देखते ही ऐसा हो जाएगा सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और उन्हीं मेथड से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, आउट ब्रीडिंग आ जाता है हमारे। तो आउट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आउटक्रॉस। तो आउटक्रॉसिंग में मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड में, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर आइदर साइड, है ना, ऑन देयर पेडिग्री अप टू 4 to 5 जनरेशन। तो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच मेटिंग, इसको मैं हटा देता हूं, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड द आउटक्रॉस। जो भी ऑफस्प्रिंग होती है उसी को हम आउटक्रॉस बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना बच्चों, उसी को ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलता हूँ। तो अ सिंगल आउट क्रॉसिंग, सिंगल बार की आउट क्रॉसिंग ऑफन हेल्प ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक बार की आउट क्रॉसिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने में हेल्प करती है। मान लीजिए आप 4 दिन के टूर पर गए, बाहर कहीं घूमने चले, अब बाहर जाकर के आदमी खाने में क्या ऑर्डर करता है, पहले दिन भैया नान और कुछ पनीर का आइटम ले आओ, दिन में लंच में फिर आप पनीर का आइटम, और डिनर में फिर क्या होता है, घूम घाम के इतना पनीर खाए तो रात को भैया तवा रोटी और दाल फ्राई मिल जाएगी, देखिए होता है। और पहले दिन दूसरे दिन नाश्ते में क्या चाहिए पता है, चाय अचार और पराठे मिल जाए बस, यही होता है। जो कोई हफ्सी तो बात अलग है भाई, जिसको रोज डेली सुबह शाम पनीर चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है। तो वो एक सिंगल बार का जो आपका ब्रेकफास्ट होगा ना, जिसमें आपने अचार और पराठे और चाय ले ली, वो उस इंक्रीडिंग डिप्रेशन से बचने में तुम्हारी हेल्प करेगा। सेम चीज यहाँ पर आउट क्रॉसिंग हमारी इंक्रीडिंग डिप्रेशन से बचने में हेल्प कर रही है।